जी, नमस्कार दोस्तों, ज्ञानालय में आपका स्वागत है और हम लोग तैयारी कर रहे हैं ईएमआरएस एग्जामिनेशन की और इसी के तहत हम लोग जो है करंट अफेयर्स के क्वेश्चन से देखते हैं। इसमें एजुकेशनल करंट अफेयर्स भी शामिल हैं। आज का वीडियो जैसा कि हम लोग इससे पहले 10 क्वेश्चन डेली देखते हैं, लेकिन आज के वीडियो में हम लोग जो है 10 क्वेश्चन के अतिरिक्त जो एजुकेशनल से रिलेटेड कुछ न्यूज़ हैं, उनको भी हम लोग जाने बूझेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना अपना समय गंवाए। पहला क्वेश्चन ये है कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, मतलब जिसको ICAI कहते हैं, ये क्या करता है? क्या इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया क्या करता है? देश में जितने CA के कॉलेज हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के जितने भी कॉलेज हैं, उनके लिए सिलेबस बनाना, उनको मान्यता देने का काम यही करता है। यही इंस्टीट्यूट है, इसी का काम है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। इसने एक MOU को रिन्यू किया है। MOU का मतलब होता है समझौता ज्ञापन, यानी मोमेरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। किसके साथ इसने रिन्यू किया है, किसके साथ इसने किया था, फिर एक बार जो है अब इसने हाल ही में उसको रिन्यू कर लिया, पहले भी किया है। तो कौन सा था? ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, AICITE। ये टेक्निकल एजुकेशन के लिए जो है अखिल भारतीय, इसका पूरा हिंदी में मतलब होता है कि अखिल भारतीय काउंसिल ऑफ तकनीकी शिक्षा, इसको कहते हैं अखिल भारतीय परिषद तकनीकी शिक्षा। तो ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के साथ चार्टर अकाउंटेंट ने नहीं किया है। इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी इग्नू के साथ, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के साथ, या नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग NCERT के साथ। तो किसके साथ किया है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने इग्नू के साथ, यानी इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी जो कि नई दिल्ली में है, इसके साथ इसने एक ज्ञापन किया था, एक MOU पे साइन किया था। ये साइन 2007 में ही हुआ था। अब इसने इसको रिन्यू कर दिया ना, लिखा है रिन्यूड कर दिया है। रिन्यूड, ये दोनों के बीच में एक ज्ञापन हुआ था कि दोनों लोग जो है, जो जितने CA की पढ़ाई होती है, आप CA की पढ़ाई यहाँ इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, जो एक मुक्त विश्वविद्यालय, यहाँ से भी आप कर सकते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, ओपन यूनिवर्सिटी या मुक्त विश्वविद्यालय का क्या मतलब होता है? वहाँ आपको जाने की ज़रूरत नहीं होती। आप जो लोग कहीं पे कोई जॉब कर रहे हैं या स्कूल नहीं जा सकते, कॉलेज नहीं जा सकते, लेकिन उनको पढ़ाई अपना जारी रखना है, तो इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी है, नई दिल्ली में, आप घर बैठे जो है डिग्री प्राप्त कर सकते हैं। मुक्त विश्वविद्यालय, वहाँ कक्षा इस तरह से नहीं चलती है जैसे सामान्य स्कूलों में, विद्यालयों में और इस यूनिवर्सिटी में चलती है। यहाँ पे अलग पैटर्न है। मुक्त विश्वविद्यालय यानी खुले तौर पे आप जाइए, आप लीजिए कोर्स में जो है एडमिशन ले लीजिए, और वहाँ पे वो सारा कुछ मटेरियल आपको दे देते हैं। फिर जो है कभी कभी वो बीच में बुलाते हैं और आपका जो है एग्ज़ाम होता है, और आप पास हो जाते हैं तो आपको डिग्री दी जाती है। तो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने जो है इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी के साथ जो है अपना जो इनका MOU था, जो मोमेरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी समझौता ज्ञापन था, उसको इन्होंने रिन्यूड किया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। Which state will be location of newly approved सरक्का सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी? एक ट्राइबल यूनिवर्सिटी भी बनाई जा रही है जिसका नाम कर दिया गया है सरक्का सेंट्रल, मतलब सरक्का केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय कहाँ पे बनाया जा रहा है? बताइए, विश्वविद्यालय कहाँ पे बना है? ये कई बार हम इसको बता चुके हैं। तो ये आंध्र प्रदेश में बनेगा, तेलंगाना में बनेगा, छत्तीसगढ़ में बनेगा, या झारखंड में बनेगा? अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसकी घोषणा की जा चुकी है। जो केंद्रीय जो जनजातीय विश्वविद्यालय बनेगा वो तेलंगाना में बनेगा। एक ज़िला वहाँ पे एक है, कोई मुलुगु करके ज़िला है, मुलुगु करके कोई ज़िला है, आप लोग इसको चेक करिएगा। वहाँ पे जो है तेलंगाना के मुलुगु ज़िला में सरक्का सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी, क्योंकि सेंट्रल है तो केंद्र सरकार बनाएगी, तो केंद्र सरकार का ही ये प्रोजेक्ट है, राज्य सरकार की स्टेट यूनिवर्सिटी नहीं है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनेगा तेलंगाना में। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना कभी एक साथ हुआ करते थे, दोनों जो है बटे, कब बने? 2014 में इन दोनों के बीच में विभाजन हुआ। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना एक दूसरे में डिवाइड हो गए थे, दो स्टेट में टूटे थे। कब टूटे थे? 2014 में डिवीजन इनका हुआ था। आंध्र प्रदेश अलग बन गया था, तेलंगाना कट के उसी से अलग बन गया था। तो जो तेलंगाना का पार्ट है उसमें सरक्का सेंट्रल यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी, जिसकी घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वहाँ पे किया जा चुका है। आने वाले समय, जैसा कि हम सभी जानते हैं, EMRS भी हम लोगों का क्या है, वो भी जनजातीय छात्रों के लिए बनाया गया है। एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स जो हैं वो भी आदिवासी यानी ट्राइबल स्टूडेंट्स के लिए बनाए गए हैं। सेम इसी पैटर्न पे ये भी है, ये भी जो है ट्राइबल स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया। अब EMRS के ही छात्र हो सकता है कि वो फिर जो है उसमें जाके बढ़िया से एडमिशन लें, क्योंकि अच्छा सा ढेर सारे EMRS देश में बन चुके हैं। तो होगा जो बच्चे यहाँ से निकलेंगे 12वीं करके, वो अपना जाके जो है इस
सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अपना एडमिशन ले लेंगे। अच्छी चीज़, अच्छी पहल है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कल्चरल एंड एजुकेशनल हब फाउंडेड बाय नोबेल लॉरेट्स रविंद्रनाथ टैगोर एंड लोकेटेड इन बंगाल के बीरभूम डिस्ट्रिक्ट। ये कह रहा है कि रविंद्रनाथ टैगोर को हम सभी जानते हैं, साहित्य का नोबेल पुरस्कार भारत की तरफ से सबसे पहले इन्हीं को मिला। साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था, कब मिला था? 1913 में ही पा गए थे रविंद्रनाथ टैगोर को जो है नोबेल पुरस्कार पा गया था। इससे पहले इंडिया में कोई कहीं कुछ नहीं मिला था। तो 1913 में भी ऐसी एक इनकी किताबें थी, ऐसी चीज़ें लिखते थे, ऐसा इनका जो कविता था वो अमार सोनार बंगला, अपना जनगण मन अधिनायक जय सब कुछ रविंद्रनाथ टैगोर जी का लिखा हुआ है। ये बंगाल के बीरभूम जिला है, एक बंगाल का, वहाँ एक बीरभूम जिला है, वहाँ पे उन्होंने एक इंस्टीट्यूट बनाया था, एक कल्चरल मतलब सांस्कृतिक और शैक्षिक इंस्टीट्यूट या एक हब बनाया था, उसी का नाम ये पूछ रहा है। तो रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। साहित्य में किसके लिए दिया गया था? गीतांजलि, आप लोग जानते होंगे। गीतांजलि एक किताब इनकी है, गीतांजलि बहुत अच्छी किताब है, उसके लिए इन्हें जो है साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। शांति निकेतन भी इन्हीं से जुड़ा हुआ, रविंद्रनाथ टैगोर नहीं स्थित है। बोलपुर विश्व भारती यूनिवर्सिटी एंड नन ऑफ द अबव। तो राइट आंसर आपका हो गया विश्व भारती यूनिवर्सिटी, जिसकी स्थापना इन्होंने किया था एक सांस्कृतिक और शैक्षिक हब के रूप में। रविंद्रनाथ टैगोर ने इसकी स्थापना की थी और ये कहाँ पे स्थित है? ये बंगाल के बीरभूम डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। एक और बड़ी बात इसके लिए, विश्व भारती के लिए, कि अभी हाल ही में यूनेस्को ने इसको जो है लिविंग हेरिटेज के रूप में मान्यता दी है। पहला विश्वविद्यालय है जिसको यूनेस्को की जो विश्व विरासत सूची आती है उसमें एक नई सूची बनाई गई है लिविंग हेरिटेज की। मतलब जो है जो जीवंत है, जो चल रहा है, जिसमें पढ़ाई भी हो रही, पुराना तो है ही है। हेरिटेज उसको कहते हैं जो धरोहर होती है, जो विरासत होती है। ये बहुत पुराना जो हो गया है, लेकिन इसमें अभी भी पढ़ाई चल रही है, कल्चरल भी है, एजुकेशनल भी है। तो ये यूनेस्को की लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी की सूची में भी विश्व भारती को शामिल किया गया है। इसको इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखिएगा। व्हेन इज द इंटरनेशनल लिटरेसी डे 2023 मनाया जाता है? ये पूछ रहा है कि इंटरनेशनल लिटरेसी डे यानी जो है अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? हम सभी जानते हैं 8 सितंबर को हर साल इंटरनेशनल जो है यूएन मनाता है, यूनाइटेड नेशन मनाता है। देश में विदेश में सब जगह पे ये मनाया जाता है। किस लिए मनाया जाता है? साक्षरता दिवस है तो साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए, एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए हर साल यूनाइटेड नेशंस पूरे विश्व में इंटरनेशनल लिटरेसी डे या जो है अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है। इस साल की जो थीम थी प्रमोटिंग लिटरेसी, इसका मतलब था प्रमोटिंग मतलब जो है बढ़ावा देना लिटरेसी को अमंग वर्ड इन ट्रांजिशन। तो ये इसकी थीम थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हु लॉन्च द मालविया मिशन टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम इन इंडिया भारत में जो है एक प्रोग्राम शुरू किया गया है जिसका नाम है मालविया जी का नाम आप लोग जानते होंगे, मदन मोहन मालवीय जी। बीएचयू यूनिवर्सिटी के संस्थापक सदस्यों में से एक संस्थापक थे बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, मदन मोहन मालवीय के नाम से एक मिशन लॉन्च किया गया है जिसका नाम है मालविया मिशन टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम है। हो सकता है कि आप लोग ईएमआरएस में सेलेक्ट हो जाओ तो आप लोगों को भी जो है इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में शामिल कर लिया जाए। एक ऐसा प्रोग्राम है जिसको जो है शिक्षा मंत्रालय ने जो है इसको जो है शुरू किया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय, जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं है, अमित शाह नहीं है, पीयूष गोयल नहीं है। जो इसकी शुरुआत की हैं वो है धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, जैसा कि हम सभी जानते हैं कैबिनेट मंत्री हैं एजुकेशन मिनिस्ट्री के, शिक्षा मंत्रालय के। तो धर्मेंद्र प्रधान द्वारा मालवीय मिशन टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम की इंडिया में इसको लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य यही है कि जो टीचर्स हैं उनको जो है समय समय पे इनको ट्रेनिंग दी जाएगी, जिससे क्या होगा कि उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग होगी, नए नए जो टेक्निक्स आ रहे हैं उसको जो है इन सबको इनको सिखाया जाएगा, जिससे एजुकेशन में क्वालिटी एजुकेशन आएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। छठा क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि व्हिच कंपनी हैज़ पार्टनर विथ यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन टू प्रमोट क्रिएटिव एक्सप्रेशन एंड डिजिटल लिटरेसी अमंग द स्टूडेंट्स एंड एजुकेटर्स। ये कह रहा है कि जो यूनियन मिनिस्ट्री है एजुकेशन की, जो शिक्षा मंत्रालय है, कैबिनेट का शिक्षा मंत्रालय है, उसने एक कंपनी के साथ क्या किया है? पार्टनरशिप की है। किस लिए? गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल एंड एडोब यहाँ पे दिया हुआ है। किस लिए ये पार्टनरशिप किया गया है शिक्षा मंत्रालय के साथ? प्रमोट करेंगे ये लोग जो है क्रिएटिव एक्सप्रेशन का, जो हम लोग जो है क्या करते हैं कि ये डिजिटल एक्सप्रेशन होगा, डिजिटल लिटरेसी को ये बढ़ावा देने के लिए होगा, यानी इंटरनेट से जुड़ा हुआ, कंप्यूटर,
मोबाइल इससे जुड़ी हुई लिटरेसी यानी उससे जुड़ा हुआ जो क्या कहते हैं उसको बढ़ावा, उस क्षेत्र में जो है शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, उसको प्रमोट करने के लिए लोगों की यानी बच्चों के बीच में जो है क्रिएटिविटी, जैसे डायग्राम बनाते हैं ना, डायग्राम बनाते हैं आप जो है डिजिटल पे बना सकते हैं। तो इसमें एडोब के साथ शिक्षा मंत्रालय ने जो है एक पार्टनरशिप किया है। एडोब की आप जानते हैं, एडोब का पीडीएफ रीडर आता है, एडोब फोटोशॉप आता है, फोटोशॉप भी एडोब का आता है, फोटोशॉप आता है, एडोब का एक्सप्रेस आता है, ठीक है, एक्सप्रेस आता है, एक्सप्रेस पे आप जो है फोटो बना सकते हैं। इसका एडोब का पेंट भी आता है। तो इससे क्या होगा, इससे स्टूडेंट जो है पेंटिंग उसी के, ये एडोब जो है क्या करेगा, ये बना के खुद देगा, कुछ टेम्पलेट बनाएगा, प्रोग्राम बनाएगा, और उससे जो है बच्चों को वो बीच में उसको सर्कुलेट किया जाएगा, उनको बांटा जाएगा, जो भी स्टूडेंट्स होंगे उनको दिया जाएगा, जो पढ़ाएंगे वो दिया जाएगा। तो एडोब जो है इस तरह के जो है कुछ डिजिटल चीज़ें बनाएगा, कुछ सॉफ्टवेयर जो है शिक्षा मंत्रालय के साथ, इसी को लेकर इन दोनों के बीच में पार्टनरशिप हुई है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि व्हेन डज मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ऑब्जर्व लिटरेसी वीक इन 2023। ये कह रहा है कि जो शिक्षा मंत्रालय है वो हर साल मनाता है, क्या मनाता है, साक्षरता सप्ताह मनाया जाता है देश में। साक्षरता सप्ताह मनाया जाएगा 2023 में। कब से कब तक मनाया जाएगा, 1 से लेके 5 सितंबर तक। तो एक सप्ताह कहाँ हो रहा भाई, 1 से लेके 5 सितंबर तक, 1 से लेके 8 सितंबर तक, 10 से लेके 15 सितंबर तक, 20 से लेके 25 सितंबर तक। तो वीक है ना भाई, वीक है अपने आप से मतलब होना चाहिए, कम से कम एक वीक तो होना चाहिए। 1 से लेके 5 तक भी नहीं होगा, 6 दिन होगा, ये भी 6 दिन होगा, ये भी 6 दिन होगा। राइट आंसर हो जाएगा 1 से लेके 8 सितंबर तक। 1 से लेके 8 सितंबर तक जो एजुकेशन मिनिस्ट्री है वो क्या कराएगी, वो देश में मना रही है साक्षरता सप्ताह। उसने मनाया है, अभी इसी सितंबर में मनाया था। 8 सितंबर को आपको याद होगा, 8 सितंबर क्या है, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस है ना। तो 8 सितंबर को ही अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के समय इसका समापन होगा 8 सितंबर को। यह पूरे देश में मनाया जा रहा है। इससे क्या होगा कि साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए, जागरूकता लाने के लिए ये सप्ताह एजुकेशन मिनिस्ट्री द्वारा शुरू किया गया है। ये मनाया जाएगा, हर साल मनाया जाएगा साक्षरता सप्ताह। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ मुख्यमंत्री स्पोर्टिंग एबिलिटी। यहाँ से जोड़िए मुख्यमंत्री। अब मुख्यमंत्री है तो किसी स्टेट की ही योजना होगी, जाहिर सी बात है। अगर प्रधानमंत्री होता तो हम मानते कि उसका केंद्र सरकार की योजना होगा, तो मुख्यमंत्री होगा तो किसी स्टेट की ही योजना है। मुख्यमंत्री स्पोर्टिंग एबिलिटीज रीबिल्डिंग एस्पिरेशंस एंड लिवलीहुड स्कीम, जिसका संक्षेप में नाम किया गया है सबल स्कीम। सबल स्कीम जो है ये सुक्खू जो है मुख्यमंत्री हैं, कहाँ पे, क्या कोई सुक्खू उनका नाम है, सुक्खू कहते हैं, जो सीएम है कहाँ के, हिमाचल प्रदेश के सीएम हैं, चीफ मिनिस्टर हैं, सुक्खू जी द्वारा सबल स्कीम की योजना एक लॉन्च किया गया है राज्य में। तो हिमाचल प्रदेश की सबल योजना का पूरा मतलब है मुख्यमंत्री, इसको अलग कर दीजिए, एस से सपोर्टिंग, ए से एबिलिटी, बी से बिल्डिंग है, यानी यहाँ पे रिबिल्डिंग दिया गया। एस्पिरेशंस एंड लिवलीहुड स्कीम शुरुआत की गई है। किसके लिए शुरुआत की गई है, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ ना, रिबिल्डिंग क्या हुआ। चलिए अगला देख लेते हैं, इसमें क्या क्वेश्चन ऑप्शन क्या दिया हुआ, प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंट टू अंडर प्रिविलेज्ड फैमिली। ये कह रहा है कि जो है आर्थिक सहायता प्रदान करना जो गरीब लोग हैं उनको, नहीं, इसके लिए नहीं। एम्पावरिंग स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रन, जी हाँ, दिव्यांग जन बच्चों के लिए ये जो स्कीम चलाई गई है सबल योजना। सबल मतलब मजबूती प्रदान करना, किनको, जो दिव्यांग जन हैं उन बच्चों के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है। प्रमोटिंग स्पोर्ट एमंग यूथ, ये स्कीम इसके लिए नहीं है। इन्हांसिंग एजुकेशनल फैसिलिटीज इन हमीरपुर, सोलन या शिमला डिस्ट्रिक्ट में, ये भी इसमें नहीं है। इसका सबल स्कीम जो हिमाचल प्रदेश के सीएम साहब ने शुरू किया है, सबल स्कीम, ये दिव्यांग जनों के सशक्तिकरण के लिए ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है। यानी एम्पावरिंग, सशक्तिकरण करेगा, क्या, स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रन यानी दिव्यांगजन बच्चों के लिए स्कीम शुरू की गई है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि व्हाट स्टेटस हैज़ बीन कन्फर्ड टू एनसीईआरटी बाय द यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर, यानी जो भारत के शिक्षा मंत्री हैं, कौन है, धर्मेंद्र प्रधान जी हैं। एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई थी, 1961 में हुई थी। एनसीईआरटी क्या करता है, एनसीईआरटी की किताबें आप लोग पढ़ें। एनसीईआरटी जो है सिलेबस बनाती है, किताबें छापती है, किताबों में संशोधन करती है, पाठ्यक्रम बनाती है। ये सारा का काम कौन करता है, नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, जिसको जो है क्या कर दिया गया, पब्लिक यूनिवर्सिटी बना दी गई, डीम यूनिवर्सिटी बना दी गई, प्राइवेट यूनिवर्सिटी बना गई या ऑटोनॉमस कॉलेज बना दिया गया। एनसीईआरटी को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा मिल गया है। कई बार हम बता चुके हैं, कई बार एग्जाम में पूछा भी जा रहा है, जो अब हाल ही में एग्जाम हो रहे हैं। तो एनसीईआरटी को डीम्ड यूनिवर्सिटी का
दर्जा दे दिया गया। अब इनके यहाँ से एनसीईआरटी से आप तो किताबें पढ़ोगे ही पढ़ोगे, एनसीईआरटी से अब आप डिग्री भी प्राप्त कर सकते हो। अब कुछ समय में ये डिग्री भी प्रदान करेंगे, आप यहाँ पे पढ़ाई भी कर सकोगे एनसीईआरटी में। डीम्ड यूनिवर्सिटी का मतलब होता है ना तो जो है यूनिवर्सिटी है ना तो कॉलेज है, बीच में अटका हुआ। ये होता है कि भविष्य में शायद हो जाए तो ये यूनिवर्सिटी का भी दर्जा पा जाए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हु इज द चेयरपर्सन ऑफ 9th मेंबर। 19 लोगों की 19 सदस्यीय एक समिति बनाई गई है। किसके लिए बनाई गई है? सिलेबस एंड टीचिंग लर्निंग मटेरियल कमेटी के नाम से एक समिति बनाई गई है। NSTC का मतलब क्या हो गया? नेशनल सिलेबस एंड टीचर ट्रेनिंग मटेरियल कमेटी बनाई गई है। 19 लोगों की है, 19 सदस्यों की है। इस्टेब्लिश्ड बाय एनसीईआरटी के द्वारा टू रिवाइज टेक्स्ट बुक्स फॉर क्लास 3 से लेके 12 तक की। एनसीईआरटी की जितनी किताबें हैं 3 से लेके 12वीं तक की, उसको फिर से रिवाइज करने के लिए, उसमें संशोधन करने के लिए एक 19 सदस्यीय समिति बनाई गई है। और ये पूछा जा रहा है कि इस 19 सदस्यीय समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया है, चेयरपर्सन किसे बनाया गया है? तो इसमें जो है सुधा मूर्ति इसकी सदस्य हैं, अध्यक्ष नहीं है, सदस्य हैं। सुधा मूर्ति भी, संजीव सन्याल ये भी सदस्य हैं, शंकर महादेवन ये भी इसके सदस्य हैं, मेंबर हैं। चेयरपर्सन आपकी MC पंत है। ये जो 19 सदस्यीय कमेटी जो है एनसीईआरटी ने बनाया है अपनी जो है 3 से लेकर 12वीं तक की किताबों में संशोधन करने के लिए, उसके अध्यक्ष हैं MC पंत। बाकी ये सुधा मूर्ति, संजीव सन्याल, ये शंकर जो है महादेवन, ये सारे इस समिति के मेंबर है। इस तरह कुल 19 लोग इस समिति में शामिल किए गए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हाउ मेनी स्कॉलरशिप्स विल बी ऑफर्ड अंडर PMSSV स्कॉलरशिप टेस्ट। एक टेस्ट चल रहा है स्कॉलरशिप। अगर आपको चाहिए PMSSV स्कॉलरशिप में भाग लेना, और अगर आप 9 से लेकर 12वीं के बीच में के छात्र हैं, चाहे 9 से लेकर 12वीं तक के छात्र हैं, तो जहाँ पे रजिस्ट्रेशन ओपन हो गया है, रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। बहुत रुपया मिल रहा है, 75,000 से लेकर 1,25,000 रुपया जो है स्कॉलरशिप के रूप में प्रति वर्ष मिलेगी। तो आप इसको जो है कर सकते हैं। इसका मतलब है प्रधानमंत्री यंग एस्पायरिंग स्कॉलरशिप अवार्ड स्कीम इसका नाम है। और BI का मतलब होता है वाइब्रेंट इंडिया। वाइब्रेंट इंडिया एक स्कीम है, एक कार्यक्रम है जिसके तहत प्रधानमंत्री SSV स्कॉलरशिप टेस्ट की जो है व्यवस्था की गई है। इसमें जो भी 9वीं से लेकर 12वीं तक के स्टूडेंट्स हैं वो इसमें जो है भाग ले सकते हैं, इसमें रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। जो बच्चे पास होंगे उनको जो 15,000 बच्चों का सिलेक्शन किया जाएगा। ऑल ओवर इंडिया जो है प्रधानमंत्री SSV स्कॉलरशिप के लिए 15,000 बच्चों का चयन किया जाएगा जो इस टेस्ट में पास होंगे। और उनको कितना रुपया मिलेगा? प्रधानमंत्री SSV VI मतलब वाइब्रेंट इंडिया, और यहाँ से क्या हो गया था पूरा मतलब प्रधानमंत्री यस वाई से हो गया था यंग, ए से एस्पायरिंग, यस से स्कॉलरशिप, ए से अवार्ड, यस से स्कीम, और BI मतलब हो गया था वाइब्रेंट इंडिया। तो प्रधानमंत्री SSV स्कॉलरशिप टेस्ट में 15,000 बच्चों को जो है चुनाव किया जाएगा। कितना रुपया मिलेगा? मैंने कहा ना कि 75,000 रुपया से लेकर 1,25,000 रुपया पर साल स्कॉलरशिप मिलेगी। अगर इसमें आपके घर पे परिवार में कोई हो, अभी रजिस्ट्रेशन चल रहा है, रजिस्ट्रेशन करवा दीजिए कि एग्जामिनेशन होगा, अगर पास हो जाएंगे तो इसमें इतना रुपया इनको स्कॉलरशिप के रूप में मिलेगी। व्हाट इज द पर्पज ऑफ स्कॉलरशिप एंट्रेंस एग्जामिनेशन अंडर दी यंग, वही PM यंग अचीवर्स स्कॉलरशिप अवार्ड स्कीम फॉर वाइब्रेंट इंडिया, वही SSV है। प्रधानमंत्री SSV योजना का क्या मतलब है? इसके लिए किस लिए शुरू किया गया है? टू ऑफर स्कॉलरशिप टू मेरिटोरियस स्टूडेंट्स इन क्लास 9 से लेकर 12वीं तक। हाँ, राइट आंसर यही है। क्या किया जाएगा? स्कॉलरशिप दिया जाएगा। मेरिटोरियस मतलब जो पढ़ने वाले हैं, जो मेधावी छात्र हैं, उनको दिया जाएगा जो क्लास 9 से लेकर 12वीं तक में पढ़ रहे हैं। चलिए ये हो गया आपका जो है प्रधानमंत्री यंग अचीवर्स स्कॉलरशिप अवार्ड स्कीम फॉर वाइब्रेंट इंडिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हु वाज द फर्स्ट यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता के बाद। ये अब करंट अफेयर नहीं है, थोड़ा सा जो है रिलेट करिएगा आप लोग। ये है कि जो है स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन बने थे, एजुकेशन मिनिस्टर कौन थे? अरबिंदो घोष नहीं थे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, श्याम सुंदर चक्रवर्ती या जवाहरलाल नेहरू जी थे? जवाहरलाल नेहरू जी तो प्रधानमंत्री थे। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। आज़ादी के बाद के पहले बहुत बड़े जो है ये किताब काफ़ी लिखते थे, एजुकेशन में इनका बड़ा योगदान था, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो थे वो स्वतंत्र भारत के पहले यूनियन मिनिस्टर यानी एजुकेशन यूनियन मिनिस्टर बनाए गए थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि व्हाट इज द पर्पज ऑफ नेशनल वर्चुअल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। एक लाइब्रेरी शुरू की गई है जिसका नाम है नेशनल वर्चुअल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, जिसको शॉर्ट में कहते हैं NVLI, नेशनल वर्चुअल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। अंडर द स्कीम NML, एक और स्कीम है NML का मतलब हो गया नेशनल
और यम का मतलब हो गया मिशन, और यल फॉर हो गया लाइब्रेरीज। ये नेशनल मिशन फॉर लाइब्रेरीज ये चल रहा है कि देश में हर जगह पे लाइब्रेरी बनाए जा रहे हैं, गांव में बनाए जा रहे हैं, पंचायत घरों में लाइब्रेरी बनाई जाएगी, स्कूलों कॉलेजों में हर जगह लाइब्रेरी होगी। ये स्कीम इसीलिए शुरू की गई है, नेशनल जो है मिशन फॉर लाइब्रेरीज। और इसी के साथ एक और जो है उद्देश्य इसके साथ जुड़ा हुआ है, जिसका नाम है नेशनल वर्चुअल लाइब्रेरी। वर्चुअल का क्या मतलब होता है भाई? जो इंटरनेट पे उपलब्ध है, वर्चुअल है, भौतिक रूप से नहीं होगा, जो इंटरनेट पे उपलब्ध होगा। तो इंटरनेट पे एक डिजिटल लाइब्रेरी बनाई जा रही है इसी के तहत, जिसमें देश की जितनी भी किताबें उताबें होंगी आपको इसी पे जाएंगे, आप तुरंत लॉगिन आईडी मिलेगा आपको, जो है हज़ारों लाखों किताबें जो है डिजिटल रूप में आपको वहीं पे जो है पढ़ने को मिल जाएगा, नेशनल वर्चुअल। तो आप अपने मोबाइल में पढ़ सकेंगे, अपने लैपटॉप में पढ़ सकेंगे, अपने डेस्कटॉप पर पढ़ सकेंगे। तो चलिए इसको देख लेते हैं, इसमें आंसर क्या दिया गया। टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंट टू मॉडल लाइब्रेरीज, फाइनेंशियल असिस्टेंट्स के लिए ये नहीं शुरू किया गया है। टू इस्टेब्लिश लाइब्रेरीज स्पेशली फॉर डिफरेंटली एबल्ड इंडिविजुअल्स के लिए, ये कह रहा है कि क्या उनके लिए जो है, जो दिव्यांगजन है उनके लिए लाइब्रेरी बनाना। टू क्रिएट ओपन एक्सेस डाटाबेस फॉर डिजिटल रिसोर्सेस अबाउट इंडिया, ये है। टू ऑर्गेनाइज सेमिनार्स एंड वर्कशॉप फॉर लाइब्रेरी प्रोफेशनल्स। तो राइट आंसर आपका, हमने कहा ना डिजिटल लाइब्रेरी बनाई जाएगी। तो ये कि ओपन एक्सेस, ओपन एक्सेस का मतलब होता है कोई भी उसमें जाए। अपना विकीपीडिया कैसे है भाई, विकीपीडिया में कुछ भी डाल दो, कोई भी चला जाए, जो भी चीज़ उस पर मटेरियल आपको मिल जाती है, तुरंत मिल जाता है। तो इसी तरह से ये भी एक तरह का लाइब्रेरी, डिजिटल लाइब्रेरी बनाया जाएगा इंडिया में, जिससे जो है देश में जितनी भी किताबें होंगी आपको डिजिटल फॉर्मेट में वहाँ पे मिल जाएगी, आप वहाँ पे पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर ऑफ नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडेशन काउंसिल, नैक। नैक जो है, नैक जानते हैं, जब आप लोग कॉलेज चुनते होंगे तो देखते होंगे कॉलेज में नैक का ग्रेडेशन होता है, मूल्यांकन होता है। इसका मतलब हो गया राष्ट्रीय मूल्यांकन एंड एक्रीडेशन का मतलब हो गया प्रत्ययन परिषद ऑफ इंडिया, या भारत का जो है उसको परिषद कह सकते हैं, यानी राष्ट्रीय परिषद फॉर मूल्यांकन एंड एक्रीडेशन, इसको नैक हिंदी शार्ट में कहा जाता है। नैक का मुख्यालय कहाँ पे है? बेंगलुरु में इसका मुख्यालय है नैक का। ये कॉलेजों की रैंकिंग ग्रेडिंग उसका मूल्यांकन करती है। अगर A+ है तो बहुत अच्छा कॉलेज है, ये ट्रिपल+ है तो बहुत बढ़िया कॉलेज है, समझिए। तो कॉलेजों का मूल्यांकन ये करती है। इसके प्रोफेसर, इसको कह रहा है कि इसके डायरेक्टर अभी हाल ही में नए डायरेक्टर बनाए गए हैं। कौन है? प्रोफेसर गणेशन कन्नाबिरन, प्रोफेसर इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये क्या? प्रोफेसर इंफॉर्मेशन सिस्टम, इसको हटा दीजिए, गलती से आगे हो गया। डीन कंसल्टेंसी ये भी हो गया, नीत त्रिची ये भी हो गया। राइट आंसर हो गया प्रोफेसर गणेशन कन्नाबिरन जो जी हैं, इनको जो है नैक का डायरेक्टर बनाया गया है। नैक का क्या काम करती है वो आप लोगों ने जान लिया, कॉलेजों का मूल्यांकन करती है, ग्रेडिंग करती है, और इसका मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अपना चंद्रयान प्रोग्राम, एक प्रोग्राम शुरू किया गया है चंद्रयान को लेके, क्विज कंपटीशन चल रहा है। अगर आप लोगों EMRS की वेबसाइट आप लोगों ने कभी खोला होगा अभी हाल ही में, तो उस पर भी चंद्रयान की फोटो प्रधानमंत्री जी के साथ इधर उधर जो है कहता है ना कि टेक पार्ट इन द क्विज, तो वही स्कीम है अपना चंद्रयान प्रोग्राम। इसमें जो है आप लोग जो है भाग ले सकते हैं, पुरस्कार भी है। 17 अक्टूबर को इसकी शुरुआत की गई थी। यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर जो है धर्मेंद्र प्रधान जी द्वारा इसको जो है इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था। क्विज है, इसमें जो है जो भी भाग लेना चाहे बच्चों को, स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए कि मिशन के बारे में, चंद्रयान के बारे में जानकारी उससे आपको पूरा मिल जाएगा। चंद्रयान की बात आप कर लो तो चंद्रयान 1 गया था, कब गया था भाई? चंद्रयान के बारे में पढ़ के जाना, पूरा पढ़ लेना, ठीक है, क्योंकि एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। 2008 में चंद्रयान 1 गया, उसके बाद कब गया? फिर चंद्रयान 2 गया, कब? 2019 में गया, 2019 में गया। और फिर 3 वाला जो चंद्रयान 3 था वो कब गया? लैंड कब किया? लैंड किया 23 अगस्त को, 23 अगस्त को 2023 को इसने लैंड किया, ठीक है। तो 23 याद कर लीजिएगा, 23 अगस्त 2023 को इसने लैंड किया था। तो यहाँ से उड़ा कब था? जुलाई में ही उड़ गया था, ठीक है, कई समय लगा था उसको जाने में। तो चंद्रयान 3 जो है, भारत जो है अपना मिशन वहाँ पे सॉफ्ट लैंडिंग कराने वाला जो है चौथा देश बना गया। इससे अमेरिका था, रूस था और चीन था। अब चौथा जो है उस क्लब में होगा जिसका जो है कोई स्पेस क्राफ्ट, कोई लैंडर रोवर वहाँ पे चंद्रयान पे उतरा है। तो भारत चौथा देश हो गया है। उसमें कि जो लैंडर लगा हुआ था उसका नाम विक्रम रखा गया था। विक्रम साराभाई का नाम आप सुने होंगे, इसरो के ये जो है पहले जो है भारतीय स्पेस में जो प्रोग्राम थे उनके जो है ये काफ़ी जो है करता धरता थे। तो विक्रम साराभाई के नाम से लैंडर विक्रम था। और प्रज्ञान मतलब जिसमें खुद का ज्ञान है, प्रज्ञान जो रोवर था जो नीचे उतरा था और जो है चला था उस पर चंद्रमा के जो है, और साउथ पोल पे गया था। जो लैंड हुआ था वो साउथ पोल पे है। एक तो नॉर्थ पोल होता है, मतलब उत्तर वाला पोल हो गया, ध्रुव हो गया, और दक्षिण का ध्रुव हो गया। तो दक्षिण ध्रुव पे, साउथ पोल पे जो है लैंड किया था अपना
चंद्रयान-3 और चंद्र साउथ पोल पे लैंड करने वाला इंडिया पहला कंट्री है। इससे पहले जो 3 कार्यक्रम इनके गए हुए हैं, रूस के, अमेरिका के और चीन के, कोई भी साउथ पोल पे लैंड नहीं करा सका है। इंडिया का जो है स्पेसक्राफ्ट यानी जो चंद्रयान-3 है वो लैंड हुआ था, विक्रम लैंडर था वो उतरा था, उससे रोवर निकला था प्रज्ञान। रोवर का मतलब होता है वो गाड़ी जैसी होती ना जो चला था रोबोट जैसा, वही था। तो ये सारा का सारा चीज़ इसमें जो है अपना चंद्रयान प्रोग्राम इसी के तहत जो है शुरू किया गया। इसमें बच्चे जो है क्विज में भाग ले सकते हैं, उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर डायरेक्ट स्टेट्स टू इम्प्लीमेंट APAR यानी अपार रिसेंटली। जो भारत के जो क्या हैं, जो यूनियन मिनिस्टर हैं, कैबिनेट मिनिस्टर हैं, कौन है? धर्मेंद्र प्रधान जी ने स्टेट को कहा है कि आप लोग जो है अपार स्कीम जो है उसको लागू कर लीजिए। और अपार है क्या? अपार क्या है भाई? ऑटोमेटिक, इसका पूरा मतलब है ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्टर अपार। कहते ना एक देश एक, अब आधार कार्ड था, अब एक देश एक स्टूडेंट आईडी होगी, तो अपार एक स्टूडेंट आईडी है। अब जो भी बच्चे जैसे जो है उनका इनरोल होगा किसी भी, शुरू में ही एक आईडी दे दी जाएगी, यूनिक आईडी दे दी जाएगी, वही आपका जीवन भर फिर वही आईडी चलती रहेगी। जैसे आधार में एक यूनिक आईडी होती है, वैसे जो अपार में भी स्टूडेंट्स को आईडी दी जाएगी, वही स्टूडेंट आईडी हुआ आपको जीवन भर चलेगा। आप कक्षा 1 से जैसे बच्चा एडमिशन लेगा, जैसे ही उसकी जो है एक आईडी बना दी जाएगी, और वो आईडी उसकी जो है यूजी पीजी पीएचडी जो भी करे वही आईडी पूरे देश में उसकी चलेगी। और उसी आईडी पे एक ही क्लिक से आपकी पूरी जितनी भी आपने जो है कोर्स किया है, डिग्री किया, सर्टिफिकेट किया, उस पर सब कुछ अपलोड होगा डिजिटल फॉर्मेट में। जो है आपको जो चेक करेगा, आपकी वेरिफिकेशन अगर ये हमारे इसमें जब होने वाली होगी, अगर ये लागू हो गया तो एक ही क्लिक में आप उसका पूरा डेटा निकाल लेंगे। तो आपको भी सहूलियत होगी, आपका पूरा जितना भी एकेडमिक इतिहास आपका है, आपने क्या किया, आपकी टीसी मार्कशीट सब कुछ इसी से मिल जाएगी। तो अपार जो है ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट्स रजिस्टर अपार इज बीइंग रेफर टू एज वन नेशन एक देश एक स्टूडेंट आईडी के नाम से इसको जाना जा रहा है। और सब कुछ यही चीज़ है, मैंने इसको बता दिया। एग्जामिनेशन के लिए ये हो सकता है कि वन नेशन वन स्टूडेंट इसके बारे में पूछ लिया जाए। अब आ जाएगा कि 14 स्टेट और यूटीज़ ने साइन किया है एमओयू। एमओयू का मतलब हो गया मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, मतलब हो गया समझौता ज्ञापन किया है किसके साथ? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन के लिए। जैसा कि हम सभी जानते हैं एनएपी नई जो है नेशनल राष्ट्रीय शिक्षा पॉलिसी जो 2020 की है, शिक्षा समवर्ती सूची में है। जो अगर हम लोग जो है, अगर संविधान आप लोगों ने पढ़ा होगा तो संविधान में सूचियां बनाई हुई हैं। एक तो हो गया केंद्र की सूची जिसमें सिर्फ केंद्र सरकार जो है कानून बनाती है। एक होती है स्टेट की सूची, स्टेट की सूची में सिर्फ जो है राज्य वाली राज्य सरकार जो है कानून बनाती है। समवर्ती सूची में दोनों लोग बना सकते हैं, केंद्र सरकार भी जो है नियम कानून बना सकती है और राज्य सरकार भी बना सकती है। तो शिक्षा जो है समवर्ती सूची में है, शिक्षा से संबंधित कानून जो है केंद्र सरकार भी बना सकती है और राज्य सरकार भी बना सकती है। तो इस पे दोनों लोग बना सकते हैं। तो समवर्ती सूची में है। तो ये क्या किया कि नेशनल जो एजुकेशन पॉलिसी अपनी नई वाली बनी है, उसके लिए 14 स्टेट और यूटी ने एमओयू पे साइन किया। उन्होंने कहा कि हम जो है इसमें जो है केरल, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, ये सब 14 स्टेट टोटल हो रहे हैं। ये लोग कह रहे हैं कि हम जल्दी ही जो अपनी नई एजुकेशन पॉलिसी बनी है हम उसको इम्प्लीमेंट कर लेंगे, उसे लागू कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। स्टडी इन इंडिया पोर्टल, जैसा कि हम सभी जानते हैं, इसको लॉन्च किया गया था 3 अगस्त 2023 को। इसमें एक चीज़ आई थी, देखिए कब लॉन्च हुआ था अभी बताते हैं। 3 अगस्त 2023 को यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन एंड यूनियन मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स हैव कोलैबोरेटली इनागुरेटेड द स्टडी इन इंडिया पोर्टल। अब इंडिया ये कब लॉन्च हुआ था? 3 अगस्त को लॉन्च हुआ था। 3 अगस्त 2023 को जो है स्टडी इन इंडिया पोर्टल को लॉन्च किया था। किसने? धर्मेंद्र प्रधान ने लॉन्च किया था। अब स्टडी इन इंडिया का मतलब क्या हो गया भाई? हमारे लिए तो है नहीं, जो बाहर के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ना, जो विदेशी स्टूडेंट्स आते हैं, जो विदेशी छात्र इंडिया में पढ़ने चाहते हैं, उनके लिए ये पोर्टल बनाया गया स्टडी इन इंडिया। भारत में पढ़ाई करिए तो भारत में पढ़ाई करने के लिए भारत ने एक पोर्टल बना दिया कि भाई इसी पोर्टल पे आ जाओ, आपको सारा कुछ इसी पे मिल जाएगा। बीएचयू में पढ़ना है, डीयू में पढ़ना है, जेएनयू में पढ़ना है, जहाँ भी पढ़ना है इसी से आओ, आपको सब कुछ वीज़ा से लेके सारा कुछ हेल्प आपको इसी एक पोर्टल से मिल जाएगा। तो ये पोर्टल लॉन्च कर दिया गया है। ऑब्जेक्टिव यही है, इस ऑब्जेक्टिव इसका उद्देश्य क्या है? टू द प्रोग्राम्स ऑब्जेक्टिव टू इस्टेब्लिश इंडिया एज अ फेवर्ड स्टडी डेस्टिनेशन। अब इसको भारत को एक स्टडी हब के रूप में बनाना है, विदेशों में जो है भारत की लोकप्रियता बढ़ाने के लिए कि भाई भारत में आके पढ़ो, भारत में आके पढ़ो। तो भाई विदेश से जब भारत में पढ़ने आएंगे तो भारत में टूरिज्म बढ़ेगा, सब कुछ बढ़ेगा। विदेश से छात्र आएंगे, यहाँ पे पढ़ेंगे, हम लोग भी उनके बारे में जानेंगे, वो लोग भी हमारे बारे में जानेंगे। तो भारत में पढ़ाई लोग करें, विदेशी छात्र ज़्यादा से ज़्यादा आए, पढ़ें, हाई एजुकेशन प्राप्त करें, उसके लिए स्टडी इन इंडिया पोर्टल को लॉन्च किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निपुण भारत कार्यक्रम एक चल रहा है, इनिशिएटिव टूवर्ड्स फंडामेंटल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी
ऑन 5 जुलाई 2021 डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन लॉन्च नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी निपुण भारत। निपुण भारत एक कार्यक्रम है जिसकी शुरुआत 5 जुलाई 2021 में की गई है। 5 जुलाई 2021 में निपुण भारत या निपुण भारत की शुरुआत हुई है। इसका क्या मतलब, किसने शुरू किया? डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी। ये एक डिपार्टमेंट है, एजुकेशन शिक्षा मंत्रालय के तहत एक डिपार्टमेंट है, एक विभाग है स्कूल एजुकेशन। इसने इसकी शुरुआत की है। निपुण का पूरा मतलब है, एन से हो गया नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी, जिसको निपुण भारत कहा जाता है। इसकी शुरुआत की गई है। इसमें आपको जो है पढ़ना लिखना तो है ही है, इसमें वो भी है कि न्यूमरेसी जो है थोड़ा बहुत जो है गणितीय समझ भी बच्चों में आ जाए, इसलिए इसकी शुरुआत की गई है। निपुण भारत में जो है, इसमें निपुण भारत एम्स टू कवर द लर्निंग नीड्स टू चिल्ड्रन इन एज ऑफ 3 से लेकर 9 साल के बच्चों को इस पर ज़्यादा फोकस किया गया है इसमें। तो आप लोग थोड़ा थोड़ा इस चीज़ को याद रखिए कि निपुण भारत मिशन क्या है, क्या चीज़ है, इसके लिए इसको इसमें शामिल कर लिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हुईज आईआईटी इंस्टीट्यूट, कौन सी आईआईटी है जिसने वास्तुशास्त्र की क्लास शुरू कर दी है? वास्तुशास्त्र आप लोग जानते हैं ना, आर्किटेक्चर में जो है आर्किटेक्चर वाली जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको वास्तुशास्त्र का भी क्लास पढ़ाया जाएगा। वास्तुशास्त्र मतलब घर बनता है, घर में दरवाजा किधर लगेगा, खिड़की रखे लगेगी, बाथरूम किधर होगा, बेडरूम किधर होगा, इसके लिए वास्तुशास्त्र की पढ़ाई होती है। वास्तुशास्त्र की पढ़ाई जो है अब आईआईटी खड़गपुर में वास्तुशास्त्र की पढ़ाई जो है आर्किटेक्चर के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी क्लासेस वहाँ पर चल रही है। चलिए अगला देखते हैं, नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, जिसको शॉर्ट में एनसीईआरटी कहते हैं। एनसीईआरटी की स्थापना 1961 में हुई थी। किस लिए हुई थी भाई, वो आप लोगों ने जान ही लिया है। एजुकेशन में जो रिसर्च करती हैं, किताबें छापती हैं, सिलेबस बनाती हैं, इसका वो 61 में ये बन गया था। अब ये डीम्ड यूनिवर्सिटी हो गई है, डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा इसको मिल गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। केंद्रीय विद्यालय आप लोग जानते ही हैं, केंद्रीय विद्यालय जीजीआईसी जीआईसी ये सब केंद्रीय विद्यालय हैं। किस लिए इस्टेब्लिश किए गए थे केंद्रीय विद्यालय? 1963 में इस्टेब्लिश किए गए थे। वॉज एन एक्सीलेंट डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द गुड एजुकेशन। कहते हैं सरकारी स्कूलों में मत पढ़ो, लेकिन आप के भी इनकी देख लीजिए, केंद्रीय विद्यालयों की स्थिति देख लीजिए। जीआईसी जीजीआईसी में लोग पढ़ने के लिए तरसते हैं, एडमिशन नहीं होता है। तो बहुत अच्छी स्थिति है। मतलब सारे सरकारी, हम लोग कहते हैं ना कि सरकारी स्कूलों में नहीं पढ़ना चाहिए, ऐसी बात नहीं है। सबकी स्थिति एक जैसी नहीं है। बहुत बढ़िया हाई पब्लिक स्कूल जो है इस तरह का है। केवाईसी मॉडल स्कूल है। लोग प्राइवेट वाले में भी उतनी पढ़ाई नहीं होती जितना कि बहुत सारे केबीज में हो रही है केंद्रीय विद्यालयों में। तो केंद्रीय विद्यालयों की स्थापना 1963 में हुई थी। बहुत अच्छे स्कूल्स हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें हम लोग जो है कोठारी मिशन, एक मिशन बनाया गया था, एक कमीशन बनाया गया था। कोठारी मिशन सबमिटेड ये रिपोर्ट इन 1966 में, लेड टू द नेशनल पॉलिसी एजुकेशन 1968 में। ये कह रहा है कि एक कोठारी आयोग बनी थी। कोठारी आयोग ने अपनी रिपोर्ट 1966 में दी थी। 1966 में कोठारी आयोग ने अपनी रिपोर्ट दी थी और इसी रिपोर्ट के आधार पर 1968 वाला जो शिक्षा पॉलिसी देश की बनी थी, नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन बनी थी, इसी पे बेस थी। चलिए अगला देखते हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1968 में, वही कोठारी आयोग के रिपोर्ट के आधार पर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1968 वाली बनी थी। और उसमें भी जो है सारा कुछ वही था भाई, बढ़ाना था, स्टडी बढ़ाई जाए, वो सारा चीज़ उसमें था। फिर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एक और बनाई गई, 1985 में बनाई गई। जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी वो समय समय पे चेंज होती रहती, जैसे अब तो 20 वाला चल रहा ना, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 वाली चल रही है। तो 85 में एक तो 1968 में बन गई थी। फिर जो है 1985 में राजीव गांधी सरकार वाली, ये 1985 में बन गई थी। इसमें भी था, इसमें SC ST और महिलाओं के एजुकेशन पे ज़्यादा फोकस किया गया था। इसी के तहत ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड लॉन्च किया गया था 1987 में। 1987 में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड भी चलाया गया था, जिसको क्या करना था कि जो प्राइमरी स्कूल्स हैं पूरे देश में उनको इम्प्रूव करने के लिए, जो उनकी स्थिति, इनका इंफ्रास्ट्रक्चर सही करने के लिए शुरुआत किया गया था। इसी के तहत इग्नू की शुरू किया गया था। इग्नू यानी इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी जो नई दिल्ली में स्थित है, 1985 में इसकी शुरुआत हो गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम यानी जिला प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम वाज इनिशिएटेड इन 1993 में। 1993 में एक कार्यक्रम शुरू किया गया था जिसका नाम था डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम, जिसको शुरू किया गया था। ये अक्रॉस जो था 1972 डिस्ट्रिक्ट में शुरू किया गया था। ये आपकी कुछ इसमें है, मान लीजिए आप लोग इसको जीके भी समझिए थोड़ा सा, एजुकेशन से रिलेटेड। और फिर ये हो गया था डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम कब चला गया था? 1993 में चला था। और 2001 में लॉन्च किया गया था सर्व शिक्षा अभियान। सर्व शिक्षा अभियान कब शुरू हुआ था देश में? 2001 में शुरू हुआ था। किस लिए? टू एक्सेस स्कूल एजुकेशन वॉज ट्रांसफॉर्म अक्रॉस द इंडिया। सर्व शिक्षा अभियान जो स्कूली शिक्षा है उसको जो है सही करने के लिए, उसको दुरुस्त करने के लिए 2001 में शुरू किया गया था। उसके बाद फिर चले आइए 2009 में राइट टू एजुकेशन आ गया, राइट टू एजुकेशन एक्ट आ गया।
जिसको फंडामेंटल राइट घोषित कर दिया गया। अब सभी बच्चों के लिए जो 6 से लेकर 14 साल के जितने भी बच्चे हैं, सरकार उनको जो है एजुकेशन देगी ही देगी, फ्री में देगी और कंपल्सरी यानी अनिवार्य रूप से देना ही देना पड़ेगा सरकार को। तो 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को जो है फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकार दे दिया गया शिक्षा का। और इसी के तहत एक एक्ट आया गया था जिसका नाम था राइट टू एजुकेशन एक्ट यानी शिक्षा का अधिकार अधिनियम आ गया था 2009 में। चलिए अगला देख लेते हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई गई है, हम लोग इसके बारे में चर्चा कर ही रहे थे। एनईपी 2020 एम टू टेकिंग जो होता है इंडिया एज ए ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर बनाने के लिए जो है 2020 का जो है नई शिक्षा पॉलिसी बनाई गई है। वो बनाएगा, हम कहते हैं ना भारत जो है क्या है, विश्व गुरु है। तो विश्व गुरु की जो अपना एक जो है सुपर पावर नॉलेज के क्षेत्र में, ज्ञान के क्षेत्र में भारत को एक वैश्विक ताकत और पावर शक्ति बनाने के लिए यानी वैश्विक गुरु बनाने के लिए, विश्व गुरु बनाने के लिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 बनाई गई है। यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन फ्रॉम प्री स्कूल टू सेकेंडरी लेवल विथ 100% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो GER स्कूल एजुकेशन 2030 तक। ये कह रहे हैं कि 2030 तक पूरा प्री स्कूल से लेकर सेकेंडरी लेवल तक 100% ग्रॉस एनरोलमेंट का लक्ष्य इसमें रखा गया है कि 2030 तक हम 100% जितने भी बच्चे होंगे प्री स्कूल से लेकर सेकेंडरी, हम सबका एनरोलमेंट कराएंगे स्कूलों में, कॉलेजों में। टू ब्रिंग 2 करोड़ आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन बैक इनटू द मेन स्ट्रीम थ्रो एंड ओपन स्कूल सिस्टम। इसमें कह रहे हैं कि 2 करोड़ से ज़्यादा जो बच्चे जो स्कूल छोड़ चुके हैं किसी भी कारण से, गरीबी की वजह से, नौकरी करने के लिए, तो ओपन स्कूलिंग के माध्यम से उन सबको फिर से जो है स्कूल में जो है वापस लाया जाएगा। फिर ये दिया गया जो करंट जो है 10+2 का सिस्टम है वो रिप्लेस कर दिया जाएगा। अभी एक नया सिस्टम आ जाएगा 5+3+3+4 का कैरिकुलम आएगा। अभी चलता है ना 10+2 वाला, अब ये हट के जो है नई शिक्षा पॉलिसी में ये हो जाएगा 5+3+3+4 का कैरिकुलम स्ट्रक्चर इसमें शामिल हो जाएगा। तो ये आपको इसको याद कर लेना चाहिए। कुछ संविधान में कुछ आर्टिकल्स दिए गए हैं एजुकेशन से रिलेटेड, उसको भी जान लीजिए। थोड़ा सा लंबा हो गया था, अब ये खत्म हो रहा, अंतिम हो गया। आर्टिकल 21 से अगर आप लोग जो है मौलिक अधिकारों का देखेंगे तो जीवन का अधिकार जो है दिया गया आर्टिकल 21 में दिया गया। उसमें 21 का ये जो है एक अमेंडमेंट किया गया था, 86वां संविधान संशोधन किया गया था 2002 में। 86वां संविधान संशोधन हुआ कब? 2002 में। और एक नया आर्टिकल जोड़ा गया जिसका नाम था अनुच्छेद 21 का ए जोड़ा गया, जिसमें किस चीज़ की बात की गई? इसमें कहा गया कि फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन ऑफ ऑल चिल्ड्रन एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 ईयर्स एज अ फंडामेंटल राइट। ये कह रहे हैं कि 6 साल से लेकर जो 14 साल के बच्चों को फ्री में यानी मुफ्त में और अनिवार्य रूप से शिक्षा देना ये एक फंडामेंटल राइट हो गया है। 6 साल से 14 साल के बच्चों का फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है। ये आपको आर्टिकल 21A में मिलेगा। फिर आप आ जाइए DPSP में आ जाइए, जो स्टेट की डायरेक्टिव पॉलिसी है आर्टिकल 45 में। आर्टिकल 45 में क्या कहा गया है DPSP में कि स्टेट शैल एंडेवर टू प्रोवाइड अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन अंटिल दे कंप्लीट द एज ऑफ 6। 6 साल तक के बच्चों की व्यवस्था करना, पढ़ाई लिखाई की, जो भी प्री स्कूल की ज़रूरत होगी, जो चाइल्ड केयर की ज़रूरत होगी, वो स्टेट की जिम्मेदारी है ऐसा करना। तो DPSP का जो अनुच्छेद नंबर 45 है वो कहता है कि 6 साल के बच्चों के लिए जो है चाइल्ड केयर, उनकी शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था करना सरकार की जिम्मेदारी है। फिर एक और आर्टिकल आ गया 51 का ए का सब क्लॉज के, ठीक है ना। तो ये जो 51 का ये इसमें क्या दिया गया है? इसमें मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं। 51 में क्या दिया गया? मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं। मौलिक कर्तव्य में भी एक के वाला जो पोर्शन है ये हमारे लिए काम का है, क्योंकि ये जो है शिक्षा से जुड़ा हुआ। ये कहता है कि इट शैल बी ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया हु इज पेरेंट और गार्जियन टू प्रोवाइड द अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन टू हिज चाइल्ड एज अ केस में बी द वर्ड बिटवीन द एज ऑफ 6 से 14। अब सरकार ने ये कहा ना कि भाई, सरकार ने तो पहले कहा कि हमारा मौलिक कर्तव्य हमारा तो है ही, फंडामेंटल राइट तो है ही बच्चों का 6 से लेकर 14 तक का। हम स्टेट जो है प्रोवाइड करेगी, शिक्षा फ्री में देगी, कंपलसरी शिक्षा देगी। लेकिन उसने कहा कि इससे नागरिक जो हैं, जो घर वाले हैं, जो परिवार वाले हैं, जो गार्जियन है बच्चों को, उनको हम छूट नहीं दे सकते। उनका भी कर्तव्य है कि वो 6 से लेकर 14 साल के बच्चों को पढ़वाएं, उनको ले जाके स्कूल में दाखिला कराएं, उनको पढ़ाएं लिखाएं। तो ये सारा जो है फंडामेंटल राइट दे दिया गया है। तो ये सारा कुछ रहा एजुकेशन से। हमने करंट अफेयर भी देख लिए, करंट अफेयर के साथ साथ हमने एजुकेशन से रिलेटेड कुछ जीके भी देख लिया है। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है।